तो देखो, पहला सवाल है, बर्निंग एक टेस्ट है कार्बन के लिए। मतलब अगर एक मटेरियल में कार्बन है या नहीं है, इस बात का पता चल जाएगा उसको जला करके, उसको बर्न करके। तो होता क्या है, जब एक मटेरियल को आप बर्न करोगे, एक मटेरियल है, इसको जब आप बर्न करोगे तो अगर इससे काला धुआं निकला, है ना, ब्लैक स्मोक निकला, तो ये पहचान है कि उस मटेरियल में कार्बन कंपाउंड है या कार्बन है। ओके, आप जानते हो कि जब किसी भी चीज़ को हम बर्न करेंगे तो मोस्टली उनमें से CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, अगर उसमें कार्बन है तो ये जो गैस है उसको हम लाइम वाटर में लेके जाएंगे। लाइम वाटर बोलते हैं चूने की पानी को। तो जब हम इस गैस को लाइम वाटर में लेके जाएंगे, अगर ये गैस CO2 होगी तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगी, दूधिया हो जाएगी। ओके, इससे पता चलेगा कि ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि इसमें कार्बन है, और इससे पता चलेगा कि मटेरियल में भी कार्बन था। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं बर्निंग इज अ टेस्ट फॉर कार्बन। अब हम देखेंगे कि कार्बन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डे टू डे एक्टिविटी में, डेली लाइफ में। तो बेसिकली आपने गौर किया होगा हम क्या क्या प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं। टूथपेस्ट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, क्लोथ्स यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, फूड यूज करते हैं। इन सारे पदार्थ में, इन सारे मटेरियल्स में कार्बन या कार्बन के कंपाउंड होते हैं। हम फ्यूल के तौर पे कोयले को यूज करते हैं, पेट्रोल को यूज करते हैं, केरोसिन्स को यूज करते हैं। इन सारे चीज़ों में कार्बन रहती है। ओके, तो इससे पता चलता है कि कार्बन की कितनी महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। अब कुछ फैक्ट्स पे गौर करेंगे। कार्बन जो है वो फ्री और कंपाउंड यानी एलिमेंटल फॉर्म में, अकेले कार्बन की भी एटम स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिल जाती है, यानी एलिमेंटल फॉर्म मतलब इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिल जाती है, या कंपाउंड यानी किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कार्बन मिलती है। अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी के ऊपर की परत यानी धरती की पपड़ी के ऊपर कार्बन 0.02% होता है, और एटमॉस्फेयर में इसकी प्रेजेंस यानी पूरी की पूरी अर्थ के वातावरण में इसकी प्रेजेंस 0.03% है। जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनकी बेसिस, उनका आधार कार्बन ही है। उन सब में कार्बन ही होते हैं, सारे लिविंग बीइंग्स में कार्बन होते हैं। जब कार्बन को आप बर्न करोगे तो CO2 गैस रिलीज होगी और काला धुआं निकलेगा। कोल जो है वो कार्बन से बना होता है, तो कोल एक कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स है। यहाँ मैंने एक ही एग्जांपल लिखा, इसका मतलब केरोसिन पेट्रोल नहीं है, ये बात नहीं है। ये भी क्या है, कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स हैं। कुछ क्लोथ्स वगैरह भी
कॉटन्स वगैरह भी कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स हैं, क्योंकि उनको भी बर्न करोगे तो वो ब्लैकिश दिखती है। कार्बन के इम्पोर्टेंस पे ही हम और बात करेंगे। हालांकि कार्बन बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन ये हमारी जीवन यापन के लिए, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, हमारी लाइफ है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फूड, क्लोथ, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें कार्बन या कार्बन कंपाउंड से बनी हुई होती हैं। जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो सारी कार्बन से बनी हुई होती हैं। और कार्बन में कैटेनेशंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कार्बन अपनी लंबी लंबी चेन बना सकता है एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करके। कार्बन के बगैर जीवन संभव नहीं है, लाइफ जो है वो बिल्कुल ही संभव नहीं है कार्बन के बगैर। और कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, यानी मिलियंस बिलियंस में कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हालांकि इसकी मात्रा कम है, फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अब सवाल आएगा कि कार्बन इतने मिलियंस बिलियंस में कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, है ना। कार्बन कंपाउंड्स जो हैं ये लार्ज नंबर में, इतनी वेरी लार्ज नंबर में क्यों पाई जाती है, क्या कारण है? इसके दो मुख्य कारण है। पहला, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशंस प्रॉपर्टी। यानी ये टेट्रावैलेंसी भी शो करता है और कैटिनेशंस की वजह से लंबी लंबी यानी 7, 8, 9, 10 कार्बन एटम्स की चेन बन जाती है। इसकी वजह से काफ़ी ही बड़ी संख्या में कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इससे अलग कार्बन दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इस वजह से इनकी संख्याएं और भी बढ़ जाती हैं। और जो कार्बन की चेन बनती है ये भी कई तरह के हो सकती हैं। स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच्ड चेन हो सकती है, या साइक्लिक चेन हो सकती है। अब देखो, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास नहीं करता। हालांकि जब कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करती है, और जब कार्बन से डायमंड बनता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही पास नहीं करती। और कार्बन जो है वो स्लाइटली थोड़ी सी करंट पास करती है, ठीक है, यानी बहुत थोड़ी। तो वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। कार्बन की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। कार्बन का कलर जनरली ब्लैक होता है। इसकी एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2, 4 है, यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल सेल जो इसका आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। तो यहाँ 4 क्या है? वैलेंसी है। कार्बन जो है नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशंस को पाना चाहता है। ओके, तो नियॉन क्या होती है? उसके फर्स्ट के सेल में 2 होते हैं और एल सेल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। और नियॉन की एटॉमिक नंबर कितनी है? टोटल 10 है। ओके, तो कार्बन अपनी एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और पाना चाहता है, ठीक है, ताकि वो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशंस को अचीव कर ले और स्टेबल हो जाए। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स होती है वो काफ़ी वीक होती है, यानी कार्बन कंपाउंड में
वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्ले करती है रोल। कार्बन कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है, और सबसे कम उनमें से भी किसमें होती है? मीथेन में। मीथेन की बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है। कार्बन कंपाउंड हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो एसिटिक एसिड की होगी वो 391 केल्विन होगी, और मेल्टिंग पॉइंट जो एथेनॉल की होगी वो 156 केल्विन होगी। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH, ओके, और एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3OH। इथेनॉल एक अल्कोहल है, और ये कार्बोजाइलिक एसिड है, कार्बोजाइलिक एसिड है। इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोल देंगे। अब सवाल है कि कार्बन की जो कंपाउंड होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से क्यों नहीं पास करती है, यानी वो गुड कंडक्टर क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी कम होती हैं और आयंस भी नहीं होते हैं, करेक्ट। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से आसानी से पास नहीं करती है और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। कार्बन की मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम क्यों होती है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन कंपाउंड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो काफ़ी वीक होती है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है। तो अब सवाल उठता है, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये स्टेबल हो जाए? तो अभी हमने लर्न किया 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये नियॉन कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त करके स्टेबल हो जाए। इथेनॉल का यूज कहाँ होता है? इथेनॉल एक अल्कोहल है जिसका यूज फ्यूल में, ईंधन में और सैनिटाइजर्स में और अल्कोहलिक बेवरेजेस में, ड्रिंक में यूज होती है। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 334 केल्विन। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 334 केल्विन। तो एसिटिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? एसिडिक एसिड जो है वो विनेगर में पाया जाता है, पिकल वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें। अब देखो यहाँ पे NaCl, CaCl2 और K2SO4, KCl, ये सब कैसे कंपाउंड हैं? आयोनिक कंपाउंड हैं, ओके। और अभी CO2, CCl4, CH4, C2H5OH, ये सब कैसे कंपाउंड हैं? कार्बनिक कंपाउंड हैं, और कार्बनिक कंपाउंड हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनके बीच कौन सी बॉन्ड होती है? कोवैलेंट बॉन्ड। और इनके बीच कौन सी बॉन्ड होती है? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होता है, ज़्यादा होता है। यानी NaCl, घर के नमक को पिघलाना चाहोगे, मेल्ट करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी और बहुत हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, करेक्ट।
और कार्बनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, अगर उसकी तुलना आयोनिक कंपाउंड से की जाए तो वो काफ़ी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसीलिए बाहर से हीट एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कार्बनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वीक होती है, तो बाहर से उतनी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है जितनी आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में चाहिए। तो इसीलिए कार्बनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। इससे आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब होता है उन कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम है। अब सवाल उठता है, कार्बन कभी आयन क्यों नहीं बनाता? कार्बन जो है कभी आयन, जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके 8 बना ले, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम का शेप ले ले, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन का शेप ले ले और आयन फॉर्म कर ले, यानी C+4 बना ले या C-4 बना ले। करेक्ट? क्यों नहीं करता? तो इसका मेन रीज़न है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज तभी करेगा जब बाहर से बहुत सारी एनर्जी इसको दी जाएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी तभी करेगा जब इसको बहुत सारा एनर्जी मिलेगा, दोनों ही केस में, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और आयोनिक बॉन्ड भी नहीं बनाता और आयन भी नहीं बनता। अब देखो, जब आयोनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल NaCl और एक इथेनॉल ले लो, C2H5OH ले लो, इन दोनों को ही हम वाटर में डालेंगे। ठीक है, यहाँ इथेनॉल को हम वाटर में मिक्स करेंगे और यहाँ NaCl नमक को पानी में मिक्स करेंगे। तो जब नमक को पानी में मिक्स करेंगे तो यहाँ आयन फॉर्म होगा, सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन का नेगेटिव आयन। करेक्ट? और इथेनॉल को हम जब वाटर में डालेंगे तो आयन फॉर्म नहीं करेगा। समझ में आया? इसीलिए जो NaCl और वाटर का सॉल्यूशंस होगा ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा और इससे करंट फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ आयन फॉर्म हो रहे हैं। और जब इथेनॉल को वाटर में डिजॉल्व करोगे, मिलाओगे, तो करंट फ्लो उससे नहीं करेगी, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं करेगा। अब देखो, मैं कुछ कोवैलेंट बॉन्ड को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक सेकंड, कनेक्शन लूज हो गई है। चलो भाई, तो देखो, सबसे पहले एक हाइड्रोजन का एटम है कुछ इस तरह से, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट? ये दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशंस प्राप्त करेगा। उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, इनर्ट बनने के लिए। तो यहाँ हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अभी देखना, ये जो हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट सेल में ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं, और इसका भी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। करेक्ट? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं? दोनों में है। मतलब ये हाइड्रोजन ने अपनी 1 इलेक्ट्रॉन दी और इस हाइड्रोजन ने अपनी 1 इलेक्ट्रॉन दी, मतलब शेयर किया। इसको गिव एंड टेक मत समझना। जैसे
इसको ऐसे समझो, आपको क्रिकेट खेलना है तो आपके पास बैट है और इसके पास बॉल है, करेक्ट। अब आप दोनों शेयर करोगे तभी क्रिकेट खेल पाओगे, मतलब आप दोनों के पास ही क्या होगी, बैट और बॉल होगी, समझ में आया, तभी आप क्रिकेट खेल पाओगे। एक बंदा बॉलिंग करेगा, एक बैटिंग, फिर चेंज होगी, समझ में आया। अगर यहां पे इसके पास बैट भी हो और बॉल भी हो और इसके पास कुछ ना हो, तब गिव एंड टेक होगा। तब ये क्या कहेगा, ठीक है चलो मेरे पास मेरा सामान है, मैं तुम्हें बॉल दूंगा और खेलो। यहाँ पे लेन देन हो रही है, यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है, समझ में आया। ये जो बंदा है फुल्ली डिपेंडेंट है इसके ऊपर, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, करेक्ट। एग्जाम्पल थोड़ा भद्दा है, बेकार है, लेकिन समझने के लिए अच्छा है कि शेयर का मतलब क्या होता है, करेक्ट। इसको ऐसा ही समझना, इसके पास 4 रोटी है, इसके पास 2 बड़े हैं, या समझो 4 पाव हैं और इसके पास 4 बड़े हैं। तो ये क्या कहेगा, तुम मेरा 2 पाव ले लो, मुझे 2 बड़ा दे दो, और ये कहेगा ठीक है अच्छा है हम शेयर कर लेते हैं, तो बड़ा पाव दोनों खा लेंगे, करेक्ट, ये शेयर है। अगर इसके पास 4 पाव और 4 बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा, इसको देना पड़ेगा, तब ये देगा और ये लेगा, समझ में, तब गिव एंड टेक होती है। तो आयोनिक बॉन्ड में गिव एंड टेक होती है और कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। इसी का एक एग्जांपल दिखाते हैं कि यहाँ देखो एक कार्बन की एटम है ना, ये इसकी न्यूक्लियस है। कार्बन की एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। हाइड्रोजन में कितनी होती है, 1, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन की हमें लेनी पड़ेगी एटम। अब इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, देखो कैसे बनेगा। तो कार्बन में कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4। हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में भी मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, है ना, 2 4 6 8, क्लियर हो गया। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशंस में आ गई। कार्बन जो है नियॉन के कॉन्फ़िगरेशंस में आ गया, ये भी हीलियम के कॉन्फ़िगरेशंस में आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। तो इस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बना के दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं, क्लियर हो गया। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आयोनिक बॉन्ड का, NaCl। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होती है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो सोडियम अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, तो इसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया यानी नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, तो क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खींचता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे को टाइटली बाउंड करके रखते हैं। आई विश समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा सवाल आ गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होती है। हाइड्रोजन की एक एटम की 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 एटम, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर, कितनी इलेक्ट्रॉन हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कितनी पेयर शेयर हो रही है, 1 शेयर्ड पेयर है, ओके। अब ये बात ध्यान देना, हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्ड बन रही है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, सिंगल पेयर, 1 शेयर्ड पेयर।
क्लोरीन में क्या होगा और ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन की जो एटम होती है उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी टोटल एटॉमिक नंबर 8 होती है, तो 2 और 6। क्लोरीन की कितनी होती है? एटॉमिक नंबर 19 होती है। 19 होती है या 17 होती है? 17 होती है, आई थिंक सो। हाँ, 17 होती है। आर्गन की 19 होती है, 20 कैल्शियम की होती है। तो ऑक्सीजन के 2 एटम लेना है। तो देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4, 6। इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 2, 4, 6। इसी तरह क्लोरीन ले लो, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 2, 4, 6, 1, 7। और यहाँ पे भी 2, 4, 6, 1, 7। करेक्ट। तो इसको कितनी चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 चाहिए, है ना। और इसको कितनी चाहिए? 2। तो ये दोनों एक दूसरे को 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी 2 शेयर्ड पेयर बनेगी यहाँ पे। मतलब क्या कि यहाँ कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ 2 रहेगी, 4 रहेगी, 6, 7, 8, ऑक्सीजन 2, 4। करेक्ट। तो अभी ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 8 हो गए, और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी 8 हो गए, दोनों के पास। तो ये हो गई एक सिंगल शेयर्ड पेयर, और ये हो गई सिंगल, तो टोटल 2 शेयर्ड पेयर। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल। इसी तरह क्लोरीन के बीच देखो, यहाँ 7 है तो एक ही चाहिए, तो यहाँ ये हो गई इसके पास 8, और यहाँ ये हो गई इसके पास 8। तो इनके बीच में भी क्या बनेगी? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में भी क्या बनेगी? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 एटम है इसलिए क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2, और हाइड्रोजन में भी 2 एटम है तो H2 लिखेंगे। अब नाइट्रोजन का केस देखो। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 3, 5, 2, 3, 5। करेक्ट। तो इसको 3 चाहिए, तो नाइट्रोजन का ये 2 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 3, और ये नाइट्रोजन का 2 हो गया। तो ये हो गई टोटल 8, और ये हो गई टोटल 8। दोनों को 8-8 मिल गई। तो अब ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी, इसलिए 3 लाइन से शो करेंगे ऐसा, और इसको लिखेंगे N2 से। ओके। अब देखो वाटर का केस, H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम में। तो ऑक्सीजन में कितनी होती है? 6 होती है आउटर मोस्ट सेल में 6, और हाइड्रोजन में 1 होती है, और यहाँ क्रॉस से दिखाते हैं हाइड्रोजन की। करेक्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से दोनों हाइड्रोजन एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन अपनी शेयर करेगा, और ये बन गई हाइड्रोजन का, और ये बन गई ये। करेक्ट। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, और इस हाइड्रोजन के पास 2, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, और दोनों के साथ ही सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इसके साथ देखो सिंगल पेयर है, इसके साथ और इसके साथ भी। ओके। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बना रहा, हालांकि ऑक्सीजन है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है। ओके। ओके। तो अब हम देखेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स। ठीक है। तो कार्बन नेचर में किस रूप में पाया जाता है, इसको हम
एलोट्रॉप्स बोलते हैं, यानी कार्बन के रूपों को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो नेचर में कार्बन मुख्यतः दो रूपों में मिलता है, डायमंड या ग्रेफाइट। ओके, ये कार्बन के दो रूप हैं, दो एलोट्रॉप्स हैं। दोनों ही कार्बन से ही बने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कार्बन के एटम्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। डायमंड के केस में कार्बन के एक एटम कार्बन के अन्य 4 एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, और ये टेट्राहीड्रल शेप में होता है। सब में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ग्रेफाइट के केस में कार्बन के एक एटम कार्बन के 3 एटम से जुड़े हुए होते हैं और एक डबल बॉन्ड भी बनता है। तो डायमंड 3 डायमेंशनल आकृति रूप में होता है, जिस वजह से ये काफ़ी कठोर होता है। दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड को माना जाता है। ग्रेफाइट काफ़ी चिकनी होती है, फिसलनदार होती है। ओके, यानी फ्रिक्शन से इसमें काफ़ी कम होती है, स्मूथ होती है। ग्रेफाइट में उसकी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, जिसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। इसका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है, जो हेक्सागोन्स होते हैं वैसा होता है। ग्रेफाइट बिजली का यानी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस देख सकते हो। हीरा हार्ड होती है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। हीरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हीरा की जो संरचना है, जो कंस्ट्रक्शंस है, वो टेट्राहीड्रल शेप में होती है डायमंड की, और ग्रेफाइट की जो है वो हेक्सागोनल शेप में होती है। हीरा 4 कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं। एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन एटम से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा। अब सिंथेटिक डायमंड्स क्या होती है, इसको बोलते हैं कृत्रिम डायमंड, सिंथेटिक डायमंड्स यानी मेन मेड डायमंड्स। जब बहुत ही टेम्परेचर और प्रेशर डाला जाएगा कार्बन के ऊपर, ग्रेफाइट के ऊपर, तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डायमंड है वो नेचुरल डायमंड्स की तरह ही दिखते हैं। ठीक है। कार्बन की एक और एलोट्रॉप्स हैं जिसको फ्लोरीन बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसमें कार्बन के 60 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इसको C60 से लिखा जाता है, C60। ठीक है। इसका जो नाम रखा गया वो अमेरिकन आर्किटेक्ट था बकमिंस्टर फुलर, उसके नाम पे रखा गया।